स्टूडेंट्स, मैं सौरभ खरकवाल आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने क्लास 12th की कंप्लीट फिजिक्स स्टार्ट की और हम लोगों का चल रहा है पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले अगर आप लोगों ने चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना है तो आप लोग जाके मेरी प्लेलिस्ट देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बनाई है, सबसे ऊपर पे ही होगी। तो वहाँ पे आप लोग एक सीक्वेंस में सारी वीडियोस को देखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगी। और रही बात नोट्स की, तो आप लोग मेरे इस नंबर से कांटेक्ट करिए, तो मैं आप लोगों को प्रॉपर वहाँ पे ऑफलाइन नोट्स प्रोवाइड करूँगा, हमारे ग्रुप से कनेक्ट कर दूंगा जहाँ मैं रेगुलर वीडियोज़ के साथ उनके ऑफलाइन नोट्स आप लोगों को देता हूँ। बाकी आप लोगों को बता दूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि जनरली 6 बजे हर शाम को हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक पढ़ते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो आज हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये समझेंगे। इसके अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे, जिसका गॉस की थ्योरम में बहुत ज़्यादा यूज है। अच्छे जो टॉपिक्स आने वाले हैं इसके बाद। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास दो बॉडीज़ हैं, मान लो एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ठीक है। एक बॉडी ए है और एक बॉडी क्या है आपके पास बी। अभी मान लो इसके पास 50 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 70 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन दोनों अभी न्यूट्रल है, ठीक है ना। दोनों का चार्ज 0 है। अब जैसे ही मैं इन दोनों बॉडी को रब करता हूँ तो रब करने से क्या होती है, एक हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने की वजह से जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कुछ एनर्जी मिल जाती है। तो मान लो ए बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब ए में कितने बचेंगे, 45, और बी में कितने हो जाएंगे, 5 आ गए हैं तो 75। तो वो बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन दिए है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर पता करना है कि ए में कितना पॉजिटिव चार्ज आया तो Q इक्वल टू होता है, ए ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो प्लस लगाओगे, N मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। समझ में आया। बी पे कितना चार्ज आएगा पता करना है तो उसने लिए हैं तो इसके लिए माइनस लगाओगे, कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते थे। तो जनरली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम किसी भी बॉडी का चार्ज निकालते हैं, मतलब ए का चार्ज निकालना है या बी का चार्ज निकालना है, लेकिन आपको इसमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आप किसी भी बॉडी का चार्ज निकाल सकते हो, क्योंकि ई की वैल्यू तो आप जानते ही हो। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मान लो अभी ए का चार्ज पता करना है तो 5 दिए, तो 5 इंटू इतना करोगे आंसर आ जाएगा। बी का पता करना है तो माइनस लोगे, क्योंकि लिए हैं, कितने लिए हैं, 5 लिए हैं, तो 5 इंटू ई की वैल्यू करोगे, निकल जाएगा। तो जनरली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वांटाइजेशन में हम लोग किसी भी बॉडी का चार्ज पता करते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता रहता है कि ए बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन बी को दिए हैं या बी बॉडी ने ए बॉडी को कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। आपको एन पता रहता है, एन नोन रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक बहुत बड़े लेवल की बात करें तो बड़े लेवल पे क्या होता है कि किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पर सेकेंड लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं और इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस समय आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहीं ना कहीं गड़बड़ करने लग जाएगा। बड़े लेवल को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में क्या होता है, आप लोग एन नहीं पता कर पाते हो। अगर आपको एन पता नहीं चल पाएगा ना तो उस समय आपका जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये गड़बड़ करने लग जाएगा। कहां पे मैंने बोला, मैक्रोस्कोपिक लेवल में। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है ना, क्योंकि उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने वाले इतने लाखों करोड़ों जाते हैं पर सेकंड कि हम काउंट नहीं कर सकते। एन पता नहीं चल पाएगा तो क्यू पता नहीं चल पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप लोग ऐसे समझोगे कि जैसे मान लो एक आपके पास बाल्टी में मैंने आपको पानी भर के दिया है और एक ग्लास दिया है। मैं बोलता हूँ कि इस बाल्टी का पानी ग्लास बाई ग्लास आप एक टैंकी में खाली करो। तो जब आप ग्लास से पानी निकालते हो बाल्टी का, टैंकी में खाली करते हो, ग्लास 10 से पानी निकालते हो, टैंकी में खाली करते हो, तो आपको पता चला कि 70 ग्लास पानी निकालने पे बाल्टी का पूरा पानी खाली हो जा रहा है और वहाँ टैंकी में चले गया। तो उस समय आपको नंबर पता है, एन की वैल्यू पता है 70, है ना। तो यहाँ से आप कहीं ना कहीं चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं आपसे यही कहूँ कि मान लो एक समुंदर है, उस समुंदर में पहाड़ों से, हिमालय से क्या होता है, नदियों से पानी आता है और समुद्र में मिलता है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि बताओ समुद्र में कितना पानी आ रहा है, तो आप पानी का जो अमाउंट है वो काउंट कर सकते हो, या कितने गिलास पानी आ रहा है नदियों से समुद्र में, आप नहीं काउंट कर सकते हो ना।
तो इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो एक बड़े लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये गड़बड़ाने लग जाता है, इसलिए क्योंकि वहां पर को हमें नंबर ऑफ ग्लासेस पता नहीं चल पाएगा कि नदी से पानी आ रहा है खतरनाक तरीके से आ रहा है, आप काउंट ही नहीं कर सकते कि कितने ग्लास पानी समुद्र में जा रहा है, तो उस समय आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप नहीं लगाओगे। तो बात यह आती है कि उस समय अगर आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं लगाओगे तो उस समय कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तो उस समय हम यूज करेंगे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि जब बहुत बड़े लेवल पे चार्ज आ रहा होता है किसी भी बॉडी में, जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियों से पानी आ रहा है, तो अब आपको समुद्र को देख के क्या लगता है, बताओ पानी कहाँ गया होगा? आपको ऐसा नहीं लगता है कि सारी नदी का पानी पूरे समुद्र में यूनिफॉर्मली फैल गया है ना? आपको पता ही नहीं चल पाता है कि पानी कहाँ गया है उस समुद्र के अंदर। तो इसी को बोलते हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे वहां पर को समुद्र में क्या होगा, कंटीन्यूअस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कि पूरे समुद्र में पानी कहाँ गया नदी का आपको पता ही नहीं चल पाएगा, और समुद्र वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी का पानी पूरे समुद्र में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो जब बड़े लेवल पे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जाता है बच्चों, तो ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हर जगह वो चार्ज फैल चुका है। इसी को बोलते हैं हम लोग कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो अगर मैं पानी पीता हूं तो पानी क्या होगा, पूरी बॉडी के हर एक टिश्यू तक मेरा वो पानी पहुंचेगा, है ना? तो पानी कंटिन्यूअसली हर जगह क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो बड़े लेवल पे ऐसा होता है, इसी को बोलते हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक नदी से पानी आ रहा है वो समुद्र में मिलेगा तो ऐसा लगता है कि समुद्र में हर जगह वो पानी फैल चुका है, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात ये आती है कि जो आपका एक कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कितने तरीके का होता है। तो हमारे पास 3 एक्सिस होती है, एक होती है एक्स, एक होती है वाई और एक होती है जेड, ठीक है ना? तो अगर सिर्फ 1 एक्सिस के लिए काम करोगे, एक्स के लिए या फिर वाई के लिए या फिर जेड के लिए, तो उस समय लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक साथ 2 एक्सिस ले लोगे तो आपकी सरफेस बनेगी, उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। एक्स, वाई और जेड तीनों एक साथ ले लोगे तो आपके पास एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, 3 डायमेंशनल शेप देखने को मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। मैं चाहता तो इसको बहुत डिटेल में बताता, बट फिर बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। इतनी चीज़ समझ जाओगे तो सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है ना? तो इसके अंदर पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को समझते हैं बच्चों, ठीक है ना? तो मान लो ये जो एक 1 डायमेंशनल कोई वायर जैसा ले लेता हूँ, ठीक है ना? कोई 1 डायमेंशनल वायर ले लेता हूँ, जितना थिन बनाओगे उतना सही है, ठीक है ना? और ये जो 1 डायमेंशनल वायर है इसकी जो लेंथ है एल ले लेते हैं, कुछ तो इसकी लेंथ होगी ना, तो मैं ले लेता हूँ लेटर सपोज कि इस वायर की जो लेंथ है एल है, ठीक है ना? अब इसको मैं कुछ चार्ज देता हूँ, मान लो इसको मैं प्लस क्यू चार्ज देता हूँ, हाँ, यहाँ से मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दे रहा हूँ। अब हम लोगों ने पढ़ा है ना कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे ही आप कुछ चार्ज दोगे तो नदी का पानी पूरे समुद्र में फैल जाता है यूनिफॉर्मली, तो ये प्लस चार्ज इस पूरे वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे करके पूरे वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है, सुनना, इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या बोला मैंने? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग बच्चों लैम्डा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है मतलब जो भी आपका एल लेंथ का वायर है उसको आपने कितना चार्ज दिया है और उस वायर की लेंथ कितनी है, इन दोनों का जो रेशियो होता है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? लैम्डा से दिखाते हैं इसको, ठीक है ना? अब बात ये होती है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो ये देखो बच्चों, तो एस आई यूनिट ऑफ किसकी, लैम्डा एज, देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज की यूनिट होती है बताओ कूलम, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है बच्चों कूलम पर मीटर, ठीक है? अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की, कि इसकी डायमेंशन क्या होगी लैम्डा की। देखो ना, चार्ज की जो डायमेंशन होती है बच्चों बताओ, ए टी, लेंथ मतलब डिस्टेंस, 1 डायमेंशन है तो एल होगी इसकी डायमेंशन, एल ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, ए टी एल माइनस 1, तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। क्लियर हो गया? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया ना, जब 1 डायमेंशन की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका जो डेफिनेशन होता है बच्चों, उसको समझने से पहले एक कोई सरफेस दिखा देते हैं, ठीक है ना? शेप्स,
शेप्स में हम लोगों ने एक कोई 2 डायमेंशनल शेप ले लेते हैं, ठीक है, कलर ये ले लेते हैं। देखो कोई एक 2 डायमेंशनल शेप ले ले रहा हूँ, ठीक है, ये। अब इसका जो एरिया है, मान लो इसका एरिया ए है, कोई एक 2 डायमेंशनल सरफेस है, इसका एरिया ए है। अब इसको मैं कुछ चार्ज देता हूँ, इसको मैं प्लस क्यू चार्ज देता हूँ, ध्यान से देखना। हाँ, तो प्लस चार्ज क्या होगा, इस पूरी सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब बड़े लेवल पे बॉडी पे चार्ज आता है तो वो चार्ज पूरे उस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से इस पूरी सरफेस में मेरा जो चार्ज है यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन कहती है ये, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये निकलेगा कैसे, देखो, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से दिखाता है। जो भी आपकी सरफेस है ना बच्चों, इसको आपने कितना चार्ज दिया है और उस सरफेस का एरिया कितना है, इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताओ। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। देखो इसकी एसआई जो यूनिट होगी ना सरफेस चार्ज डेंसिटी की, ऑफ किसकी, सिग्मा से दिखाते हैं इसको। किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। एज, देखो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी ये होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं डायमेंशन क्या होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी की। देखो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं डायमेंशन को। चार्ज की होती है ए टी, और एरिया है ना, एरिया की कितनी होती है, एरिया के अंदर 2 बार लेंथ आती है तो L2, साथ ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ए टी एल माइनस 2। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बहुत आसान नहीं लग रहा? बनाया इसको आसान गया है। हाँ बच्चों, एक शेप ले लेते हैं, 3 डायमेंशनल शेप लेते हैं, एक कोई भी लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास एक 3 डायमेंशनल शेप होना चाहिए। इस तरीके से मैंने एक शेप ले लिया है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ से प्लस क्यू चार्ज दिया, तो जैसे ही इसको प्लस क्यू चार्ज दूंगा तो प्लस चार्ज इस शेप में ऐसे यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा लगे ही ना कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, सब जगह क्या होगा, बराबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब ये 3 डायमेंशनल है, आपको दिख रही है 3 एक्सिस। देखो एक एक्स है, सॉरी ये एक्स है आपकी, ये वाई है और ये जेड है। तो ये जो 3 डायमेंशनल एक्सिस है इसका वॉल्यूम वी ले लेते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन अब आप बता सकते हो खुद से। चार्ज क्या पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। इसको हम लोग रो से दिखाते हैं बच्चों। किससे दिखाते हैं, रो से। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। इसको रो से दिखाते हैं। अब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि जितना आपने इस पूरी सरफेस को चार्ज दिया है और जो इसका वॉल्यूम है, इन दोनों का जो रेशियो है बच्चों, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से दिखाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे की बात, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बताओ। एसआई यूनिट ऑफ रो, रो की एसआई यूनिट क्या होगी, इज, चार्ज की क्या होती है बच्चों, कूलम, वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब बात करते हैं डायमेंशन क्या होगी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन अगर आपको पता करनी है, चार्ज की होती है ए टी, वॉल्यूम 3 एक्सिस है ना, तो 3 बार एल आएगा लेंथ, तो L3, तो साथ ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ए टी एल माइनस 3। तो ये था आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और बच्चों मैं आप लोगों का टेस्ट लेने वाला हूँ इस सैटरडे, तो आप लोग जितने भी लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का इस सैटरडे या संडे, चलो संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, तो आप लोग टेस्ट देंगे ईमानदारी के साथ, ठीक है ना। और जो हम लोग सुपर पोजिशन पढ़ा है ना हमने, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना, उससे पहले तक का आप लोगों का आएगा, तो आप अपने सारे कॉन्सेप्ट